हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 37th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है मोशन। इस वर्कशीट के अंदर बच्चों चैप्टर की रिवीजन करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक जो है सर्कुलर मोशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। आओ सबसे पहले चैप्टर की रिवीजन करते हैं। देखो, इस चैप्टर की वर्कशीट्स के अंदर बच्चों हमने बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स पढ़े। हमने डिस्टेंस और टाइम से शुरुआत की, ठीक है, और उसके बाद हम स्पीड पर गए, वहाँ से वेलोसिटी में चेंज किया, फिर एक्सीलरेशन, डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, और उसके साथ साथ जो उसको निकालने के फॉर्मूलाज हैं प्लस ग्राफिकल मेथड्स सारे हमने यूज़ किए। तो आओ एक बार उसको कैच करते हैं फिर से। फर्स्ट टर्म है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था? वो एक्चुअल पाथ की लेंथ जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने कवर की थी, वो है हमारा डिस्टेंस। फिर आया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ था, यानी कि सबसे छोटा पाथ जो कि ऑब्जेक्ट ने कवर किया था इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, ठीक है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट थी मीटर। फिर आई स्पीड। स्पीड थी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या हुआ था? डिस्टेंस चेंज हुआ था विद टाइम, ठीक है, और वो हमारे पास थी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसकी एसआई यूनिट थी मीटर पर सेकंड। और इसी के अंदर जब हमने डायरेक्शन को जोड़ दिया, पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी, तो वो बन गई वेलोसिटी। और वेलोसिटी के अंदर हमने 3 टाइप ऑफ ग्राफ पढ़े, जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे। एक ग्राफ के अंदर देखो, यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन हमें मिली। सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और थर्ड के अंदर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज कैसे होगा? विद टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होंगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हमने प्राप्त किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप के ग्राफ यहाँ पर हमने पढ़े थे। पहला ग्राफ, इसके अंदर वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, यानी कि कोई भी चेंज नहीं था टाइम के साथ। और वेलोसिटी कैसी हुई? फिर यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई। सेकंड ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था, यानी कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इक्वली चेंज हो रही थी। थर्ड और फोर्थ ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, पर थर्ड ग्राफ के अंदर रिटार्डेशन था, यानी कि स्पीड कम हो रही थी। और फोर्थ वन के अंदर जहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ देख सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम टेकन, ठीक है बच्चों। और ग्राफिकल मेथड से जब हमने इन तीनों इक्वेशंस को निकाला, ड्राइव किया, तो हमने इस ग्राफ का इस्तेमाल किया, जहाँ पर t2 और t1 2 टाइम्स हैं हमारे पास, और उसके बीच का जो एरिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वहाँ से हमें क्या मिला? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट।
अब इसके बाद एक और क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो पर फिर भी एक्सेलरेशन हो रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमने इस ग्राफ में क्या देखा, इस ग्राफ में हमने देखा था कि वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था। पर ये कैसे होगा कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी और फिर भी एक्सेलरेशन होगा? ये काम होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो क्या होगा, स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी, पर क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन मोशन में रहेगा। तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यहाँ से हम समझ सकते हैं, अगर एक स्टोन ले लें हम, जिसको हम एक धागे से बांध लें, पत्थर को धागे से बांध लिया और उसको हम घुमा रहे हैं गोल गोल, तो क्या होगा, वो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो दैट मीन्स कि वो एक्सीलरेट कर रहा है, पर उसकी स्पीड को हम कांस्टेंट रख सकते हैं, और इसे क्या कहा हमने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, इसका मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, यानी कि जब कोई धावक या जो दौड़ने वाला है वो गोल गोल घूम रहा है किसी सर्कुलर ट्रैक पे। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, धरती के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स आएंगे। और अगर किसी सर्कल की रेडियस r है और टाइम कितना लगा, एक लैप में टाइम लगा t, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। देखते हैं, फर्स्ट वन इज गिव वन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई स्पीड है और टाइम लिया है तो डिस्टेंस कवर्ड आएगा ही, है ना, वो ज़ीरो नहीं होगा। पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद राइट डाउन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम यहाँ से भी देखकर कर सकते हैं, हमने पहले भी किया है। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। सर्कुलर मोशन में क्या मूव कर रहा है, अभी हमने देखा एक एथलीट मूव कर रहा है, या फिर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। क्या साइकिल का पहिया या घड़ी ये भी सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, सोच सकते हो आप। इसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ एन एथलीट who completes 1 lap of a circular track with radius 100 meter in 1 meter। देखो अभी हमने किया कि सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t, यही किया ना। अब हमारे पास r इसने दिया हुआ है, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं, और r की वैल्यू हमारे पास है 100 मीटर।
और टाइम हमारे पास कितना है 1 मिनट। तो इसको 1 मिनट को हम सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम 60 सेकेंड्स का यूज़ करेंगे, मिनट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकेंड में आंसर निकालेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट किस में है, मीटर पर सेकेंड में है। तो इसको जब हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 220/3 इंटू 7, दैट इज 220/21। ठीक है, और हम यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी, चैप्टर आपको समझ आया होगा और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। थैंक यू।